आप सभी साथियों को, विद्यार्थियों को, हमारे जो प्रोफेसर साथी हैं उन सभी को नमस्कार। आज हम महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती और राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में प्लेसमेंट सेल और इतिहास विभाग और यूथ रेड क्रॉस की संयुक्त तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण कार्य के ऊपर हम विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में, हमारा जो राजकीय महाविद्यालय है उसके बारे में बताता हूँ। 2 लाइनें बस हमारे आज के स्पीकर के लिए जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि 2007 में ये महाविद्यालय स्टार्ट हुआ था और 2007 से लेके 2022 तक 15 सालों में बहुत कुछ बदलाव यहाँ पे हुआ है। पर स्टार्टिंग में ही सिर्फ ये बीए बीकॉम थी, अब बीएससी भी है, बीएससी नॉन मेडिकल भी है, मेडिकल भी है। पूरे में हिस्ट्री है सर। यहाँ पे लगभग 1022 स्टूडेंट हैं। आसपास के सभी जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें सबसे ज्यादा इस महाविद्यालय में विद्यार्थी एनरोल हैं। उसके लिए यहाँ के जो कर्मठ स्टाफ है वो भी धन्यवाद के पात्र है। इन्हीं बातों के साथ में एक जो हमारी प्लेसमेंट सेल होती है हर कॉलेज में होती है, तो उसके माध्यम से विद्यार्थियों को ये कोशिश की जाती है कि वो अपने करियर को लेकर थोड़े से जागरूक हो जाए। क्योंकि आजकल विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कह लें, कुछ भी कह लें, जीवन में भी होती हैं, एकेडमिक्स में भी होती हैं। तो आपको हर जगह अव्वल रहना होता है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज एक महत्वपूर्ण विषय, यानी एक तरह से एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें और इफेक्टिवली कैसे करें और इसके साथ साथ स्कोर कैसे आपका हाई हो, उन बातों पे चर्चा की जाएगी। और इसके लिए आज हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और जितनी बार भी मैं इनसे मिला हूं तो कुछ नया सीखने को मिला है। रोहन हिमांशु झा जो हिसार के रहने वाले हैं, और उन्होंने बीएससी नॉन मेडिकल की थी। उसके बाद से फिर पिछले लगा लो कि लगभग 10 साल से ज्यादा समय से लेके एक ऐसे टीचर के रूप में स्थापित हो चुके हैं जिसका पूरे हिसार के अलावा पूरे हरियाणा में इनका नाम रोशन है एक तरह से। और जब से ये ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हुई है, और उस ऑनलाइन व्यवस्था में तो आज कहते हैं ना कि हमारे पास, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास बच्चा हमारे कॉलेज का है, हमारे स्टेट का है, हमारे सिटी का है, या फिर दूसरे राज्य से आया हुआ है। उसमें इनका नाम काफी बड़ा है। और इसके साथ साथ इन्होंने लगभग 10 साल के अंदर कई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल किया है। इन्होंने पैरामाउंट करियर पावर में फिलहाल ये लिए हैं, एक तरह से करियर पावर में अभी हैं ये, मतलब अभी करियर पावर में पढ़ा रहे हैं। साथ साथ जो हम कह सकते हैं कि करियर लॉन्चर एडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड, पैरामाउंट प्राइवेट लिमिटेड में ये काम कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो आजकल एक वो कहते हैं ना कि ऑनलाइन की दुनिया में छाया हुआ चीज है, अनअकैडमी, अनअकैडमी में भी ये पढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि जीएस या जीके, जिसे हम जीएस कह सकते हैं, जीएस में इनकी एक्सपर्टाइज है। और उसमें भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनका फेवरेट विषय है। तो आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारे बच्चों को कुछ बताएं कि वो अपने जीवन में कैसे सक्सेस हो सकते हैं। सफलता के लिए आपको हमेशा कहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। जीवन में सफल होना आपके विचारों से भी प्रदर्शित होता है, आपके कार्यों से भी। सरकारी नौकरी तो एक पैमाना माना जाता है, मगर वो हमेशा सही भी नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के हमारे जो की नोट स्पीकर हैं श्री रोहन हिमांशु झा जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे बच्चों को
कुछ ऐसे मंत्र दें जिससे वो जीवन में सफल हो पाए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू और सो मच हमारा अमरजीत सर। आमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड़ का स्पेशली थैंक्स जिन्होंने मुझे कंसिडर किया इस एक्सटेंशन लेक्चर के लिए। अ, मैं आपके कॉलेज को पूरी पूरी शुभकामनाएं दूंगा, और हर वो स्टाफ जो कहता है ना कि ईंट से ईंट जो जुड़ी होती है तभी मकान बनता है, तभी महल बनते हैं। हर वो ईंट को जिसने गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड़ को बनाया, उसको संवारा, और उसको बनाने में आज भी उनकी भूमिका है। तो सबकी कोटि कोटि प्रशंसा है। और यहाँ पे जितने भी दिग्गज हैं, प्रेस्टिजियस फैकल्टीज हैं, उन सबको मैं थैंक्स बोलूंगा, जो जिन्होंने मुझे कंसिडर किया या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैं कुछ बच्चों के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड़ के बच्चों के साथ रूबरू हो सकूं। हम यहाँ पर जो आज इकट्ठे हुए हैं, या मिल रहे हैं या रूबरू हो रहे हैं, वो बेसिकली एक जो हमारे रिस्पेक्टेड जो मार्टरीज हैं, स्वतंत्रता सेनानी है श्री सुभाष चंद्र बोस जी, एक उनके उपलक्ष्य में हम लोग जुड़े हैं। उनकी 125वीं बर्थ सेंटिनरी थी, 125वीं वर्षगांठ थी। तो उस उपलक्ष्य में मैं सुभाष चंद्र जी के बारे में, देखिए कहते हैं ना, देर सवेर ही सही, पर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंट की गवर्नमेंट ने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो सोचना समझना शुरू किया, उनकी जो फाइल्स थी उनको डिक्लासिफाई किया। हालांकि कुछ फाइल्स अभी भी हैं जो क्लासिफाई हैं, अभी गवर्नमेंट ने उसे अनआर्काइव नहीं किया, अभी भी आर्काइव्स हैं। मतलब कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो सेंसिटिव है, जो गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया। बाकी ज्यादातर चीजें जो है वो उन्होंने डिक्लासिफाई कर दी हैं, अनआर्काइव कर दी हैं, पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, लोग चाहें तो उनको पढ़ भी सकते हैं। तो सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में मैं सिर्फ एक, तो उनको कोटि कोटि नमन करूंगा। और उनके बारे में बोलने के लिए वैसे बहुत कुछ है, आज 1 घंटे का जो हमारा सेशन है वो भी कम हो जाए पड़ेगा। मैं सिर्फ उनके बारे में एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, वो कहते हैं ना, जो स्वतंत्रता के पागल होते थे वो कुछ अलग ही टाइप के पागल होते थे। चाहे उसमें आप भगत सिंह का नाम ले लीजिए, राजगुरु सुखदेव का, या फिर उनमें आप सुभाष चंद्र बोस जी का नाम ले लीजिए। ये थोड़े से रेडिकल टाइप के, या रेवोल्यूशनरीज जिसे कहते हैं ना, उग्र रेवोल्यूशनरीज। भैया अगर सीधे हाथ से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, वो उस वाले प्रिंसिपल पे ये जाते थे। तो मुझे एक स्टोरी याद है। स्टोरी क्या है, एक छोटा सा वक्तव्य याद है, जो सुभाष चंद्र बोस जी जब बंगाल से, अंग्रेजों के सामने से किसी पठान के वेशभूषा में निकल गए थे, और वो यूरोप से होते हुए जर्मनी जर्मनी से मिले, फिर वो जाकर के जापान की तरफ गए। तो बेसिकली जब वो अफगानिस्तान में घुसे और अफगानिस्तान के पहाड़ों के बीच में थे, तो उनके साथ जो उनको एस्कॉर्ट कर रहा था जो व्यक्ति, तो एक वो थे, और एक वो पठान की वेशभूषा में श्री सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उन पहाड़ों के बीच में आकर के एक अंगड़ाई ली, और उन्होंने कहा कि आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, अफगानिस्तान की इस भूमि पे आकर के। तो उनके वो जो एस्कॉर्ट कर रहा था, उन्होंने पूछा उनसे कि सर, आपको इस मरुभूमि में क्या दिख रही है? यहाँ तो चारों तरफ पहाड़ है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो बोला, आप सब समझे नहीं। दरअसल ये जो भूमि है ये स्वतंत्र है, ये आजाद है, और इसीलिए इसकी जो खुशबू है, इसकी इसकी फिजाओं की जो खुशबू है वो एक अलग ही खुशबू है। आप नहीं समझेंगे, क्योंकि उस समय तक अफगानिस्तान जो है वो लिबरेट हो चुका था, 1921 में ही अफगानिस्तान लिबरेट हो चुका था ब्रिटिशर से। तो इसलिए उन्होंने वो स्वतंत्रता की जो एक खुशबू आई ना, तो उसको वो फील किया था उन्होंने वहां पे। तो उन्होंने कहा कि भाई, आप नहीं समझोगे स्वतंत्रता की फीलिंग क्या होती है, इसकी खुशबू क्या होती है। एक तो मैं इस स्टोरी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मैं खत्म करूंगा। वैसे मैंने जैसे कहा कि आज पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी की बात खत्म नहीं होगी, बट मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को, हालांकि मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूं, लेकिन मैं इस गवर्नमेंट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सुभाष चंद्र जी के बारे में, या उनको लेकर के कुछ अच्छी अच्छी चीजें करनी उन्होंने शुरू की है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने नहीं की थी। चलो, गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है, वो है बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद के क्या ऑप्शंस होते हैं, और प्लस हमारी जो स्टडी है होती होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए और कितनी इफेक्टिवली होनी चाहिए, उसको लेकर के है। अगर कुछ चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली सक्सीड होने के चांसेस हमारे ज्यादा होते हैं। बीइंग ए करियर कोच, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, परखा है, समझा है, और उनकी एक्सपर्टीज उनको देख समझ करके, और जो मेरी अपनी एक्सपर्टीज है, दोनों को सामंजस्य बिठा करके मैं ही अपने कुछ एक्सपीरियंस से आप लोगों के सामने कुछ चीजें शेयर करूंगा।
आई होप आप लोगों को वो चीज अच्छी लगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आज का जो सेशन होगा उस सेशन को डिलीवर करने के बाद आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे मैं उन डाउट्स को भी लूंगा। अगर किसी का कोई डाउट होगा तो लिख ले कॉपी पेन पे जो भी आपके पास हो। और फिर इस सेशन के लास्ट में अगर किसी का भी किसी तरह का क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो डेफिनेटली आप मुझसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक स्टोरी से शुरुआत करूंगा। देखिए, हम यहाँ पर जितने भी हैं या तो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो यहाँ पर पीजी भी कर रहे हैं या जिनकी पीजी हो भी चुकी है। अब सबसे पहले जो गवर्नमेंट जॉब है, देखिए सर ने जैसे बताया कि जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में सक्सीड होना जरूरी है, आप प्राइवेट में भी सक्सीड हो सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आप कितने स्टूडेंट को पढ़ा चुके हो, तो वैसे तो ऑनलाइन ऑफलाइन में मैं 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। ऑनलाइन में तो कितने हैं ये तो मैं कह भी नहीं पाऊंगा। ऑफलाइन ऑफलाइन को अगर मैं कंसिडर करूँ तो मैं 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को डील कर चुका हूँ पैन इंडिया में। तो ये एक अचीवमेंट मैं मेरी मानता हूँ कि इतने सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में मैं डील कर चुका हूँ। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर सबसे सक्सेसफुल, क्योंकि पैरामीटर के अकॉर्डिंग लेके चलूं तो ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक भी स्टूडेंट गए हुए हैं, क्योंकि आज आज के टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि सर ग्रुप डी कैसे। पीएचडी वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी ग्रुप डी के फॉर्म भरते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का क्रेज कुछ इतना ही ज्यादा हो चुका है, तो वो ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक भी गए हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि सर कौन स्टूडेंट ऐसा है जिसको आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मानते हो, या मेरी लाइफ में ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसे मैं सक्सेसफुल सबसे ज्यादा मानता हूँ, वैसे तो हर कोई जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है वो सक्सेसफुल ही है। लेकिन क्या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में मतलब कौन सा ऐसी चीज हो किसको कंसिडर करें कि वो ज्यादा सक्सेसफुल माना जाए। दरअसल मेरे हिसाब से सक्सेसफुल होने के पैमाने कुछ और है। मेरा एक स्टूडेंट है मिस्टर अनिल कशाना, और जब वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विस के लिए, तो अचानक उनके दिमाग में कुछ ऐसा आया जो उन्होंने कहीं देखा, पढ़ा, समझा कि इंडिया के अंदर एजुकेशन को लेकर के एक नेक्सस बना हुआ है। और जिस सोसाइटी से वो आते थे, जिस जगह से आते थे, वहां पर जो बच्चे हैं, खासकर जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के बच्चे, उनको एजुकेशन अच्छी तरीके से मिल नहीं रही है। तो उनको एजुकेशन दिलाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा। इंजीनियर थे बकायदा बाय एजुकेशनल पैरामीटर में। इंजीनियर होने के बावजूद भी उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं इन अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के बच्चों के लिए कुछ अच्छा करूं। तो फिर उनके लिए उन्होंने करना शुरू किया, और 1 साल, 2 साल, 3 साल, और आज लगभग 5 साल हो चुके हैं उनको अपने एनजीओ को खोले हुए, एनजीओ प्रयत्न को खोले हुए, जो हिसार में काफी एक्टिव भी हैं। और उन्होंने पैन इंडिया ही नहीं, इवन दुनिया के लगभग लगभग 10 देशों से वॉलंटियर को जोड़ा है। और आज उन बच्चों के लिए, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन के बच्चों के लिए, वो बहुत कुछ कर रहा है। तो मेरे लिए अगर कोई पूछे कि भाई सबसे सक्सेसफुल स्टूडेंट कौन है, तो डेफिनेटली मैं इस अनिल कसाना का नाम लूंगा। ये किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ये सिर्फ सोसाइटी से जो इन्होंने एक टाइम पे लिया था, सोसाइटी को वापस रीपे करना शुरू कर दिया। तो सक्सेसफुल होने के जो पैरामीटर्स हैं वो कई होते हैं। जैसे अमरदीप सर ने अभी बात की कि भाई अन अकेडमी जो ऑनलाइन फील्ड में काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है या काफी अच्छा कर रही है, जो भी यूट्यूब पे बैठते हैं तो अन अकेडमी आता ही रहता है। तो अगर मैं अन अकेडमी की बात करूं तो यहाँ पर भी एक दूसरी स्टोरी शुरू होती है। एक ऐसा स्टूडेंट है, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे स्टूडेंट की जो बिहार से भाग करके आ गए थे मध्य प्रदेश। कुछ घर में प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और घर छोड़ करके वो मध्य प्रदेश आ गए। तो जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं और ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं, तो आप सबसे लो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो एक वो स्टूडेंट जो भाग करके मध्य प्रदेश आ गया, और वहां आकर के उसने पहले सबसे पहले नीचे लेवल से चीजें स्टार्ट की। फिर धीरे 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 वो ऊपर आने लग गया। उसे लगा कि यार मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी की हुई है, मैं यहाँ आकर के छोटा काम भी कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। और इस तरीके से धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए किसी कोचिंग को उन्होंने ज्वाइन कर लिया कि भाई मैं वहां पर ना टीच कर सकता हूँ। तो कोचिंग ज्वाइन कर ली उन्होंने। कोचिंग ज्वाइन करते करते उनको ये दिमाग में आया कि आज तो मैं आ गया हूँ अपने गांव को छोड़ करके, अपने लोगों को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके, लेकिन क्या कभी मैं वापिस नहीं जाऊंगा क्या? और अगर मैं वापस जाऊंगा तो क्या मुंह लेकर के जाऊंगा कि जिस तरीके से मैं भागा था, जिस कंडीशन में भागा था, मैं उसी कंडीशन में वापस आ गया? नहीं। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं उसी कंडीशन में वापस जाऊं।
तो उन्होंने प्रिपरेशन शुरू की बीपीएससी की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की। आई रिपीट अगेन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जिस गौतम बुद्ध जी 29 की उम्र में जैसे ज्ञान की तलाश में निकले थे, उसी तरीके से लगभग 29 और 30 में ही उन्होंने अपनी बीपीएससी की तरफ रुख किया और बीपीएससी की तैयारी शुरू की। तो इस तरीके से उनके 5 साल निकल गए और उम्र में वो पहुंच गए 35। ये वही उम्र है जिसमें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। तो उम्र में पहुंच गए वो 35, और 35 की उम्र में आकर के वो बीपीएससी में सक्सीड भी हो गए। हेलो। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में उनकी जॉब लग गई। अब वो वापस अपने गांव गए। तो नरेंद्र सर। डेफिनेटली गांव वाले कहेंगे कि भाई जिस कंडीशन में आप भागे थे उससे नरेंद्र सर। काफी ज्यादा इंप्रूव नरेंद्र करके सर। आप वापस आए। ये एक स्टोरी है। आप देखिए, एक बच्चा जो बिहार को छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाता है, वहां कोचिंग ज्वाइन करता है, बीपीएससी की तैयारी करता है, बीपीएससी में लगता है और वापस अपने स्टेट आता है, अपने गांव वापस आता है। एक तो ये स्टोरी है। उसी साल, जिस साल एक टीचर सिविल सर्विस ज्वाइन कर रहा था, उसी साल एक सिविल सर्वेंट जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें आईएएस लग चुका है, एमबीबीएस है, 22 की उम्र में आईएएस लग चुका है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस लग चुका है। जिस साल एक बच्चा 35 की उम्र में बीपीएससी ज्वाइन करता है, उसी साल एक बच्चा यूपीएससी की नौकरी छोड़ करके टीचिंग ज्वाइन करता है। आप समझिए पैरामीटर सक्सेस के। एक एक स्टूडेंट जो टीचर है वो सिविल सर्वेंट बनता है, और एक जो सिविल सर्वेंट है वो टीचर बनता है। तो आप किसे कहोगे कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल है? तो सक्सेस के पैमाने अलग अलग है। एक के लिए सक्सेस का पैमाना है कि वो बीपीएससी ज्वाइन कर गया, और दूसरे के लिए सक्सेस का पैमाना है कि उसने यूपीएससी छोड़ी और वो टीचिंग जॉब में आया। और जो ये आए हैं टीचिंग जॉब में, ये है मिस्टर रोमन सैनी, जो अनअकैडमी के को फाउंडर है, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ा हुआ था। तो ये कभी भी कंपलसरी नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब से ही आप सक्सेसफुल माने जाएंगे। आप बिना गवर्नमेंट जॉब के भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, प्राइवेट में भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप किसी एनजीओ का हिस्सा होकर के भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बकायदा क्या होनी चाहिए? नियत। जैसे कई बार है ना, सवाल उठता है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डिसइल्यूजमेंट होती है, एक भ्रम की स्थिति में वो रहते हैं, इल्यूजमेंट की स्थिति में रहते हैं कि सर नेहरू जी ने इतिहास के लिए कुछ नहीं किया, या इतिहास में हमारे इंडिया के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका अपना एक सेल्फ एक मोटो था, गांधी जी का भी ऐसा था। तो मैं सिर्फ उनको एक ही बात कहता हूँ कि जो भी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़ा हुआ था, आप उनकी नीयत देखिए। अगर उनकी नीयत सही थी तो फिर सारी बात है ना इधर उधर हो जाती है। जैसे हम भी पर्सनल और व्यक्तिगत जीवन में कुछ फैसले लेते हैं, हो सकता है वो गलत हो जाए, बैकफायर हो जाए, लेकिन उसके करने के पीछे की नीयत क्या है, मुझे वो देखनी चाहिए। तो मैं जब देखता हूँ कि नीयत नीयत अच्छी है तो फिर बात खत्म हो जाती है। तो उसी तरीके से आपकी नीयत कैसी है, अच्छी है किसी काम को करने के प्रति, तो आप सक्सेसफुल हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब का नहीं है। लेकिन फिर भी हम जिस इंडिया के जिस पार्ट में रहते हैं, हम इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से में रहते हैं, यहाँ गवर्नमेंट जॉब का कुछ ज्यादा क्रेज है। और जिस स्टेट में हम रहते हैं हरियाणा, उस स्टेट में तो कुछ ज्यादा ही गवर्नमेंट जॉब का क्रेज आ चुका है। आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए मैं आगे बढ़ने से पहले एक स्टोरी पे बात करूंगा। कि कुछ बच्चों का एक सवाल होता है कि सर कितना पढ़ना चाहिए, क्या हमें टॉप बनने के लिए तैयारी करनी चाहिए, या मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए। मैं हमेशा उनको एक स्टोरी सुनाता हूँ या एक स्टोरी बताता हूँ। 4 दोस्त हैं, जंगल में है, और सामने देखते हैं कि वो एक भालू है। भालू चारों दोस्तों को देखते हैं, चारों दोस्त भालू को देखते हैं। और भालू जब आपके पीछे पड़ेगा तो डेफिनेटली आपको पकड़ लेगा। आप ये मत सोचिए कि उसकी साइज बड़ी होती है तो वो भागेगा तो भाग नहीं पाएगा। भालू बहुत तेज भागता है। आप आपके पीछे अगर जाए गए, और आप अगर आप उसेन बोल्ट भी हैं जो दुनिया का सबसे तेज धावक है, तो भालू उसको भी पकड़ लेगा, इतना तेज भागता है भालू। तो 100 मीटर का गैप है, और भालू ने इनको देख लिया, इन्होंने भालू को देख लिया। तो इन चारों में से एक दोस्त फटाफट नीचे बैठता है और अपने जूते के जो तस्मे हैं वो उसे बांधने लगता है। तो एक एक फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या कर रहा है, भालू सामने है तो बैठ करके जूते के तस्मे बांध रहा है। तो बोला हाँ। बोला क्यों भाई? बोला क्योंकि है ना, भालू ये तो पता है कि भालू पीछे आएगा। बोला ठीक है। तो बोला मैं इतना तेज भागना चाहता हूँ कि मैं कम से कम तीसरे नंबर पे आऊं। अब इस स्टोरी का या उनके बोलने का एक रहस्य समझिए। वो कहते हैं कि मैं इतना तेज भागना चाहता हूँ कि कम से कम तीसरे नंबर पे आऊं। क्यों? क्योंकि जो सबसे लास्ट में होगा भालू से ही पकड़ेगा। ये बात तो क्लियर है। और अगर वो कम से कम तीसरे नंबर पे होगा तो वो बच जाएगा।
तो एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले के लिए बस यही समझना है कि टॉप के लिए मत भागो, पहले नंबर पे आने के लिए मत भागो। भागना है तो कम से कम आप इतना तो भागो कि आप तीसरे नंबर पे रह सको, आप तब भी सेफ हो। जरूरी नहीं है कि टॉप करना जरूरी है, आप तीसरे नंबर पे भी रहेंगे तब भी सेफ है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप इतनी प्रिपरेशन तो करें कि कम से कम तीसरे नंबर पे रहें। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि अगर मैं इंडिया और चाइना को, एजुकेशन सिस्टम को अगर मैं कवर करूं कि इन दोनों के एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि मैंने चाइना को इसलिए लिया क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में राइवल चलती रहती है कि भाई क्या हम चाइना को डिफीट कर सकते हैं, चाइना इतना आगे एशिया में कैसे जा रहा है, चाइना सुपर पावर हो रहा है, अमेरिका तक को वो आंखें दिखा रहा है, अमेरिका तक को वो बीट करने पे आ गया है। तो इंडिया और चाइना के बीच में अगर मैं बात करूं तो चाइना की एक अच्छी चीज है जो मैंने पढ़ी और मुझे काफी अच्छी लगी। चाइना क्या करता है, कैटेगरी बनाता है कि अगर कोई उनका स्टूडेंट काफी ब्रिलियंट है, काफी टैलेंटेड है, तो उनकी वो अलग से एक लाइन तैयार करता है। बहुत ही बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज, एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज हो उनको वो अलग रखता है, और एवरेज जो है उनको अलग रखता है। तो तीन कैटेगरी वो बनाता है और फिर उनके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनको अलग अलग जगह पे भेजता है। अगर बिलो एवरेज है, ठीक है भाई, इनको हम आर्मी में भेज देंगे, लड़ तो सकते ही है ना, आर्मी में भेज देंगे। जो एवरेज है उनको इनका बीच का काम दे देंगे, प्रोडक्शन का काम दे देंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे। और जो ब्रिलियंट है वो टॉप लेवल पे बैठेंगे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे बैठेंगे, वो गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज बनाएंगे, वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, वो चाइना को आगे करेंगे। तो बेसिकली उन्होंने तीन कैटेगरी में बांट रखा है। इंडिया में ऐसा होता नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, स्कूल चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल अब धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहां पर एक टीचर एक बच्चे को यही बताने की कोशिश करता है कि दोस्त पढ़ ले, पढ़ लेगा तो तेरे अंदर टैलेंट आ जाएगा, और टैलेंट आ जाएगा तो ये कर लेगा। समहाउ वो सही कहते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जस्टिस नहीं कर पाते इस चीज को लेकर के। अगर कोई बच्चा बिलो एवरेज है या एवरेज है, तो हमारे टीचर है ना उसको एवरेज या बिलो एवरेज नहीं कहते, उनको कहते हैं और पढ़ो, और पढ़िए, कर लेगा, वो कर लेगा। इंडिया में ये एक प्रॉब्लम है। इंडिया में हम ये नहीं कहते एक स्टूडेंट को कि आप जैसे हैं वो आप वो वैसे हैं, और आपको इस लेवल पे प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आपको ये चीजें मिल जाए। जैसे चाइना ने पॉलिसी अपना रखी, इंडिया ये पॉलिसी नहीं अपने आता। बकायदा इंडिया में एड भी आती हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की है, उस एड में भी ये बताया जाता है कि आपका बच्चा अगर एवरेज है कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे यहाँ पर भेज दीजिए, हम उसको टैलेंटेड बना देंगे, इतना टैलेंट बना देंगे कि मैथमेटिक्स में रामानुजन को फेल कर देगा। तो इस तरह के ऐड आते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ही चीज कहूंगा कि दो चीजें होती हैं, एक टैलेंट होता है, एक हार्ड वर्क होता है। ज्यादातर स्टूडेंट हार्ड वर्कर हो सकते हैं, टैलेंट हो सकता है उनमें कम हो, मतलब जिसे कहते हैं ना नेचुरल स्टूडेंट, जिनकी ब्रेन काफी अच्छी होती है। आप ब्रेन वाइज अच्छे नहीं है, आपके 90% नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हार्ड वर्कर अच्छे होने चाहिए, काम तब भी चल जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए, टैलेंट और हार्ड वर्क अगर दोनों की ही बात करूं, तो टैलेंट से डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन हार्ड वर्क से भी आप अपनी लाइफ में अचीव कर लेंगे। और हार्ड वर्क जो करेगा, डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अचीव करेगा ही, ये फॉर श्योर है। जो हार्ड वर्क करेगा वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करेगा ही करेगा। तो जब दो चीज आती है ना, जब आप देखते हो कि भाई वो जॉब लग गया, वो आईएएस लग गया, वो आईएफएस लग गया, वो ए क्लास जॉब लग गया, वो बी क्लास ऑफिसर बन गया, तो हो सकता है आप उतने टैलेंटेड ना हो सकता है आप उतने ज्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट ना रहे हो थ्रू आउट अपने लाइफ में, बट अगर आप हार्ड वर्कर काफी अच्छे हैं, आप तब भी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाएंगे। तो जब भी टैलेंट और हार्ड वर्क की बात आएगी, हमेशा हार्ड वर्क को ही चूज कीजिए, ये बात ध्यान रख लीजिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो मैं बात करता हूँ ऑप्शंस की। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो कई हो सकते हैं, कुछ आर्ट्स के भी होंगे, कुछ कॉमर्स के भी होंगे, कुछ साइंस के भी होंगे। मैं खुद साइंस स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैंने बीएससी नॉन मेडिकल से की है, और उसके बाद मैंने मास्टर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से की है। और जैसे अमिरदीप सर ने कहा कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको मुझे पढ़ा करके, समझा करके, बता करके, या उसमें कुछ एक्सेल करके मुझे काफी मजा आता है। तो मैं ऑप्शंस की बात करता हूं कि एज ए स्टूडेंट मैंने क्या क्या चीजें फेस की और आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। दो तरह के स्टूडेंट यहाँ हो सकते हैं, एक वो जो सिर्फ और सिर्फ यूजी होंगे, अंडर ग्रेजुएट होंगे, और एक वो स्टूडेंट जो पीजी होंगे, यानी पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे।
आपके पास ऑप्शंस दो गवर्नमेंट जॉब की मिलती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की मिलती है और एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब की मिलती है, सेंटर भी और स्टेट भी। जब आप सेंटर और स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में आपको सिर्फ एक ही जॉब मिलती है जिसे मैं सिविलियन जॉब कहता हूँ या सिविलियन पोस्ट कहता हूँ, यानी उसमें आप डिफेंस में नहीं जा सकते। सेंटर में सिविलियन के साथ साथ आपको डिफेंस की जॉब भी मिलती है। डिफेंस जॉब जैसे आप सुनते होंगे कि कोई लेफ्टिनेंट बन गया, कोई विंग कमांडर बन गया, तो नेवी में भी कोई ऑफिसर बन गया। तो अगर आप डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको फिर सेंटर की ही जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। स्टेट डिफेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं कर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिफेंस की कोई पोस्ट नहीं होती। सिविलियन पोस्ट स्टेट की अगर मैं बात करूं ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक है, और सेंटर की मैं बात करूं तो ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक है। दोनों ही जगह पे आपको ग्रुप ए से ग्रुप डी तक की जॉब मिल जाएगी। अब बात आती है कि प्रिपरेशंस की या ग्रुप ए की जॉब। जैसे अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, आप नेताओं को डील करना चाहते हैं, आप देश के लिए पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो आपके सामने यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जितने भी पोस्ट आती हैं वो सारी की सारी ग्रुप ए की पोस्ट आती है। अगर आप ग्रुप बी में जाना चाहते हैं, ग्रुप बी सी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है जिसे मैं एसएससी कहता हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो बेसिकली दो कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन लेवल पे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए क्लास ऑफिसर होते हैं, और एसएससी में ग्रुप बी से लेकर के ग्रुप डी तक जो है वो सारे के सारे उनको वो कवर करती है एसएससी। स्टेट में मैं बात आऊं तो स्टेट में भी इसी तरीके से दो पब्लिक सर्विस कमीशन मिलेंगे आपको। एक जैसे हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप जिस स्टेट का हिस्सा है उस स्टेट में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो अगर आपको उस स्टेट के अंदर ग्रुप ए की जॉब लेनी है तो वो भी मिल जाएगी, और उसी स्टेट के अंदर जिस तरह से सेंटर में एसएससी होती है उसी तरह से स्टेट में भी एसएससी का ही एक दूसरा एक छोटा सा वर्जन होता है जिसे हम लोग स्टेट एसएससी कहते हैं। जैसे हरियाणा के लिए हरियाणा एसएससी, तो ग्रुप बी से लेकर के ग्रुप डी तक की जो जॉब है वो हरियाणा एसएससी निकालेगी। तो ये आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, सेंटर में भी जाने के और स्टेट में भी जाने के। आप यूपीएससी में भी जा सकते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जा सकते हैं, आप एसएससी में भी जा सकते हैं, आप स्टेट सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी आ सकते हैं। ये आपके पास दो ऑप्शन है। ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि जैसे सिविलियन पोस्ट में तो ठीक है सर, ये हो गया यूपीएससी एसएससी हो गया। डिफेंस में जब मैं बात करूंगा तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, मैंने ये देखा है, इवन मैं मेरे खुद के अपने स्टूडेंट लाइफ को भी अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि डिफेंस में ऑफिसर कैसे बनते हैं, और ये बहुत इजी प्रोसेस होता है। डिफेंस में दो तरीके से ऑफिसर बनाया बनते हैं बेसिकली। एक जो 12th के बाद बनते हैं, जो एनडीए का प्रोसेस है, एनडीए के प्रोसेस से जाना होता है, और एक जो ग्रेजुएशन के बाद बनते हैं जिसमें यूपीएससी के थ्रू ही एक एग्जाम होता है जिसे हम कहते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। आपको वो फॉर्म भरना होता है। अब सीडीएससी में फॉर्म भरेंगे तो बेसिकली आपका एक पेपर होता है। पेपर में बेसिकली क्या होता है कि जीएस होती है। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक, उसमें चार चीजें मेन है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जीएस, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद इंग्लिश। ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे आप ग्रुप ए का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो। बस फर्क इतना पड़ता है कि ग्रुप ए के एग्जाम के लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ना पड़ता है। जबकि ग्रुप डी के लिए आपको, ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी के लिए आपको ज्यादातर कॉन्सेप्ट पे नहीं आना होता। एक सिलेबस है, पढ़ लो, एग्जाम दे लो। दिन अच्छा था, आपके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक थे, आपने दे दिया, ठीक है, एक मेरिट बनी तो उस हिसाब से रैंकिंग आ जाएगी। लेकिन ग्रुप ए में जाने के लिए आपके पास हमेशा कॉन्सेप्ट होना चाहिए सब्जेक्ट का, कि वो चीजें होती क्यों है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँ तो ज्यादातर लोगों को ये तो पता है कि इंडिया में लोकसभा है, एक राज्यसभा है, दो हाउस है। लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है जबकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये सब पढ़ते हैं। जिसने भी, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है वो सब पढ़ता है। लेकिन जब उनसे यही सवाल किया जाता है कि भाई राज्यसभा जिसके पास पावर ज्यादा नहीं है उसको तो हमने परमानेंट किया, और लोकसभा जिसके पास पावर ज्यादा है उसको हमने परमानेंट क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली कंसेप्ट है। अब ज्यादातर स्टूडेंट को ये तो पता है कि ये परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है ये कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट आते हैं ग्रुप ए की जॉब में। तो अगर आप ग्रुप ए की जॉब में जाना चाहते हैं और खासकर डिफेंस में जाना चाहते हैं सीडीएससी में,
यही आप सीएपीएफ में जाना चाहते हैं या सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। और उसके डिफेंस में जाने के लिए आपको सीडीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। सीडीएससी का एग्जाम दोगे, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है जिसे हम लोग एसएसबी कहते हैं। एसएसबी का जो प्रोसेस होता है वो 1 दिन से लेकर के 15 दिन के बीच में होता है। आप पहले दिन गए, एक प्रोसेस होता है, अगर आप उसमें सिलेक्ट हो गए तो फिर अगले 4 दिन के लिए और वहां रहोगे। फिर 5वें दिन एक कॉन्फ्रेंस होता है, अगर कॉन्फ्रेंस इन हो गए तो फिर आपकी मेडिकल होती है। मेडिकल अगर हो गया आपका, तो फिर आप रिकमेंड कैंडिडेट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप फोर्स का हिस्सा बनने वाले हैं। एक मेरिट बनती है, हालांकि उसमें 99.99% चांसेस है कि वो उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो डिफेंस के बारे में ज्यादातर को नहीं पता होता, और खासकर डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो अब डिफेंस ने फीमेल के लिए, वुमेन के लिए दरवाजे खोलने शुरू किए हैं। एनडीए में अभी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि अब फीमेल जो होंगी, लड़कियां जो होंगी, जो 12th हैं या 12th में अभी हैं, वो अब परस्यू कर सकती है। पहले एनडीए के थ्रू वो नहीं जा सकती थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने अब ये राइट टू इक्वलिटी के तहत आर्टिकल 14 का हिस्सा बनाते हुए, सबको समान बनाते हुए उनको बोला कि भाई आप भी अब डिफेंस का हिस्सा हो सकते हैं। तो फीमेल के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है डिफेंस, अगर वो जाना चाहें तो। उसके बाद हम आते हैं सेंटर ऑफ स्टेट की जॉब में। इसमें एक चीज ध्यान रख लीजिए, आपको 4 सब्जेक्ट प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है, चाहे आपकी वो जीएस हो। अच्छा, कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर एक जीएस होती है, एक जीके होती है, एक जीए होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? बस ये समझ लीजिए कि अगर आप साइंस पढ़ना शुरू कर देते हैं 4 सब्जेक्ट के साथ, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी होती है, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, इकोनॉमिक्स होती है, ज्योग्राफी होती है, इनके साथ अगर आप साइंस पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्योंकि ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। तो बेसिकली जीके क्या होते हैं, ये 4 सब्जेक्ट, इसमें साइंस जोड़ दो तो क्या बन जाता है आपका, जीएस बन जाता है। बस ये है जीके और जीएस का डिफरेंस। साइंस ऐड कर दो तो जीएस बन गई, साइंस हटा दो तो जीके बन गई, और उसमें करंट अफेयर्स जोड़ दो तो वो जनरल अवेयरनेस बन गई। तो जो करंट में हमारे चल रहा होता है कि कौन प्रेसिडेंट बनता है, अभी प्रेसिडेंट अभी हाल में किस देश में गए थे, किस कंट्री की बेसिकली क्या करेंसी है, इस तरह की चीजें जो करंट में चलती रहती हैं वो आपकी जनरल अवेयरनेस है। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस होता है। आपको ये चीज समझ लेनी है कि आप किसी भी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मल्टीपल डायमेंशन में चले जाते हैं, बहुत सारे बुक्स उठा लिया लेके आते हैं, 10 मित्रों से बात करते हैं, वो 10 तरह की बातें करेंगे, फिर दस 10 तरह की बातें, 10 तरह की किताबें, तो वो 10 तरह की किताबें ले आते, पढ़ते कोई एक भी नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि आपको कोई एक बुक उठानी चाहिए और उसी को पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार रिवीजन करनी चाहिए। जितने ज्यादा रिवीजन करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट की उतनी अच्छी होगी। जितनी अंडरस्टैंडिंग एक सब्जेक्ट की होगी, एग्जाम में परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होता है। और एग्जाम में जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा और जितना कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप एग्जाम दे पाते हैं, डेफिनेटली उस एग्जाम को क्रैक होने के चांसेस भी मैक्सिमम ही होते हैं। और अगर अगर एग्जाम आपका क्रैक हो गया तो बहुत हद तक चांसेस होता है कि आप गो थ्रू हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम ही क्रैक नहीं हुआ तो फिर तो सब कुछ वैनिश हो जाता है। तो सबसे पहले मोटो ये होना चाहिए कि हमें एक सब्जेक्ट की एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और वो ज्यादा से ज्यादा चाहिए। इसके लिए आपको रिवीजन भी ज्यादा से ज्यादा करना होगा। ये चीजें हैं। फिर बात आती है कि सर ठीक है, सब्जेक्ट की बात आ गई, लेकिन अब इसकी प्रिपरेशन हम कब करें? मतलब वो कौन सा समय आइडियल होना चाहिए जिसमें हम प्रिपरेशन करना शुरू करें? देखिए, अगर आप यूजी में है, अंडर ग्रेजुएट है, और आप फाइनल ईयर में आ गए, तो सबसे आइडियल टाइम माना जाता है फाइनल ईयर का। जैसे कुछ जज्बाती किस्म के बच्चे होते हैं, उनको बहुत पहले 12th में ही ये बता दिया जाता है कि भाई आगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो आप है ना प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। कुछ बच्चे 12th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आते आते वो इतने ज्यादा थक चुके होते हैं कि वो आगे उस चीज को कैरी नहीं कर पाते, और फाइनल ईयर तक आते आते उनका बस बस हो जाता है कि अब अपने से ना हो पाएगा। ये दरअसल स्ट्रेटेजी ही रॉन्ग है, इस स्ट्रेटेजी को कभी फॉलो ही नहीं करना चाहिए। ज्यादातर जो एग्जाम होते हैं आज के टाइम पे, इवन ग्रुप डी में भी अगर मैं बात करूं, तो कुछ स्टेट ने ग्रेजुएशन कर दिया है। कुछ स्टेट अब ये कहते हैं कि भाई हम ग्रुप डी में भी मिनिमम है ना ग्रेजुएशन तो लेंगे ही लेंगे। या ये कह लीजिए कि अब 12th वाले बच्चे ही नहीं है, ज्यादातर जो फॉर्म फिलअप होते हैं वो ग्रेजुएट के थ्रू होते हैं, तो मिनिमम तो ग्रेजुएशन होनी ही होनी है, ये बात तो श्योर है। उसके बाद
जब आप फाइनल ईयर में आते हैं तो वहां से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि फाइनल ईयर में ही आपका एग्जाम आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो ज्यादा आइडियल माना जाता है। एक साल दबा करके मेहनत करो। आपका जो सिलेबस है एग्जाम का, वो ज्यादा कुछ बहुत हार्ड नहीं होता। अगर मैं मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कॉलेज का कोई भी जो सिलेबस है, कोई भी टॉपिक हो, वो काफी ज्यादा हार्श होता है कि उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे। ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो वन नाइट फाइटर्स होते हैं, एक रात पहले पढ़ा और अगले दिन जाकर के एग्जाम दिया है। ऐसा हमने भी किया है। आई होप आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा, और आप लोग अभी भी ऐसा ही कर रहे होंगे। वन नाइट स्टैंड होता है, पूरी रात पढ़ो और अगले दिन दिया हो, तो हम एग्जाम में पास हो जाते हैं। कॉलेज का इतना ही सिलेबस होता है। लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस होता है वो काफी ब्रॉड होता है, उसका स्पेक्ट्रम काफी वाइड होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक साल की प्रिपरेशन जो है इसके लिए, और वो भी काफी डेडिकेटेडली रिक्वायर्ड है। तो सबसे आइडियल कंडीशन मानी जाती है इसकी प्रिपरेशन की बिगिनिंग की, कॉलेज का फाइनल ईयर। अगर आप उस फाइनल ईयर में प्रिपरेशन करते हैं और काफी हार्ड प्रिपरेशन करते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जब तक आपकी ग्रेजुएशन होगी, आपके पास डिग्री आएगी, उससे पहले पहले आपके हाथ में एक जॉब होती है। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। मेरे सीनियर भी मेरे साथ जो पढ़ते थे, वो भी बाकायदा जो आज स्टूडेंट्स जिनको मैं देखता हूँ, वो भी जो फाइनल ईयर में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और जब तक उनके पास डिग्री आती है, साथ साथ उनके पास एक जॉब भी होती है। तो आप देखिए कि अगर जॉब की प्रिपरेशन के लिए आप अगले 2 साल 4 साल मार्केट में रहे, कंपटीशन में रहे, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों प्रॉब्लम होने वाली है? क्योंकि जिस साल आप प्रिपरेशन करने के लिए आए, मान के चलिए 2022 में आप सोच रहे हैं कि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मान के चलिए कि उस साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो एक्स थे। मान के चलते हैं कि आज जो आए और आज के कंपटीशन के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है, और इसी साल आप कंपटीशन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप एक साल डिले कर जाते, यानी 2022 और 2023 आपने प्रिपरेशन की और 2023 तक आप नहीं लगते, और किसी वजह से आपका कारवां 2024 में चला जाता है कि अब 2024 में जाकर के प्रिपरेशन होगी, तो आप देखिए, जिस साल आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स थे। 2023 में जो उस साल जो ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट हैं, वो भी इस कंपटीशन का हिस्सा हो जाएंगे। इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि लगभग लगभग कंपटीशन 10 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है, 10 गुना। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में इतनी वैकेंसी नहीं आती कि वो जो पर ईयर का जो वर्क फोर्स आ रहा है उन सबको जॉब दे सके। इवन अगर हम साल दर साल क्रेज देखें वैकेंसी का, तो वो काफी कम हो रहा है। कभी जो वैकेंसी आती थी 20-20 हजार, आज वहीं पे वैकेंसियों की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 3000 से लेकर के 6000 के बीच तक ही सिमट गई है। तो काफी हद तक वैकेंसी खत्म हो गई है। तो वर्कफोर्स काफी बढ़ रहा है, कंपटीशन काफी बढ़ रहा है। और किसी वजह से आपने 2023 से 2024 तक गए, तो इसका मतलब है कि उसका 10 टाइम्स आपका जो है कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे आइडियल कंडीशन मानी जाती है प्रिपरेशन की, उससे साल जिस साल आप बैठे हैं, और उससे एक साल का पूरा टारगेट। अगर आप एक साल भी मिस कर जाते हैं और किसी वजह से वो बात एक साल ऊपर चली जाती है, तो कंपटीशन भी कई हद तक बढ़ जाता है। तो ये एक ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को। सबसे आइडियल कंडीशन है बिगिनिंग ऑफ फाइनल ईयर, और डिलीजेंटली तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन करोगे तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि जिस साल आपकी ग्रेजुएशन हो उसी साल आपके पास जॉब हो, और जब जॉब होती है तो आपके पास फिर लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ होते हैं। आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में हर वो चीज तो नहीं कहूंगा मैं, ये गलत है, लेकिन एक जो बेसिक नेसेसिटी होती है उससे थोड़ा ज्यादा ही आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं इफ यू विल हैव द जॉब। बट जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था इस सेशन के स्टार्ट होते ही, सक्सेस के पैमाने सबके लिए अलग अलग होते हैं। आपके लिए भी सक्सेस के पैमाने अलग होंगे। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब से ही अचीव किया जा सके। इवन आज के टाइम पे अगर आपको पैसा कमाना है तो प्राइवेट जॉब आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा, आप स्टार्टअप कर सकते हैं। कोई भी इंडिया में स्टार्टअप का बड़ा क्रेज आ रहा है। काफी यूथ जो है ना तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहता है, उसे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो ही नहीं है, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो जितना टाइम वहां पे लगाएंगे उतना टाइम अगर किसी स्टार्टअप में लगाएंगे, गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है, गवर्नमेंट मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रही है, लोन दे रही है उनको कि आइए आप आइए। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पर फीमेल एंटरप्रेन्योर को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। इवन अगर मैं
कुछ समय पहले की रिपोर्ट पढ़ूं तो इवन गवर्नमेंट 5-5 करोड़ तक एक स्टार्टअप के लिए ऑप्शन दे रही है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके सामने ना काफी अच्छे रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो फिर जो उनका प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है, जो पॉलिसी है, उसमें वो चाहते हैं कि वे फीमेल एंटरप्रेन्योर भी आगे बढ़ें। तो उनके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अब ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जितना टाइम लगाएंगे उससे अच्छा अगर हम किसी प्राइवेट जॉब में जाएंगे और वहां एक्सेल करेंगे, तो 2-3 साल के बाद हम एक इंडस्ट्री में इतने ज्यादा एक्सेल कर चुके होंगे कि हमारी सैलरी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कंपैरिजन में काफी हाई होगी। बस इंडिया में एक जो नोशंस है, एक जो स्टिग्मा बना हुआ है, वो यही बना हुआ है कि प्राइवेट जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी है। और खासकर कोरोना वायरस की अगर मैं बात करूं, पोस्ट कोविड इफेक्ट की बात करूं, कोरोना वायरस तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चला ही गया है, थोड़ा बीच बीच में हॉन्ट करता है। अगर मैं पोस्ट कोविड की बात करूं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, प्लस जो इवन जॉब भी कर रहे थे प्राइवेट जॉब, उनको एक चीज समझ में आ गई है कि क्यों ना प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब की जाए। क्योंकि कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि बहुत ज्यादा जॉब जो है वो प्राइवेट सेक्टर में गई है। इवन इंडिया की रिकवरी जो इकोनॉमी है वो भी काफी डाउन है, हालांकि धीरे धीरे बढ़ेगी ये भी, लेकिन फिलहाल इकोनॉमी डाउन है। और कुछ रिपोर्ट्स में पॉवर्टी भी काफी चली गई है इंडिया की, पे कुछ परसेंटेज जो है पॉवर्टी इंडिया की बढ़ गई है। अब वो बढ़ी क्यों है? क्योंकि वो एक प्राइवेट जॉब में होते थे, कोरोना आया, इंडस्ट्री शट डाउन हुई, इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं है, तो इंडस्ट्री आगे भी डेफिनेटली वो अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएगी, उनके पास पैसा नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो डेफिनेटली जॉब जाएगी। तो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज बढ़ गया है, और उसमें कहीं ना कहीं जो बूस्ट किया है ऑनलाइन मार्केट ने ज्यादा किया। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, इसका फायदा ये होता है कि इंटरनेट एक्सेस सबके पास आ गया है। इंटरनेट खोलिए, आप किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, आप के पास जब समय हो आप निकालिए, बस समय निकालना है, जैसे जैसे समय मिले आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो इवन वो लोग भी जो जॉब में हैं, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। मिल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो सीखने के लिए बहुत कुछ तो मिल ही जाएगा। तो ये मेरी तरफ से कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर यंग एज में है, काफी डायनामिक है, अभी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं अपनी एग्जाम की। तो जो बिरहोड़ कॉलेज से हैं जो स्टूडेंट्स, वो अमरदीप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको मुझसे किसी तरह की हेल्प चाहिए एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, तैयारी के हिसाब से, तो अमरदीप सर से कांटेक्ट कर लीजिए। वो मेरे जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं वो बता देंगे, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वहां पे। और मेरे हिसाब से तो ये एक फेज था। अब किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ले सकते हैं मुझसे। तो नेक्स्ट टू अमरदीप सर, प्लीज सर। हाँ, अगर किसी विद्यार्थी का कोई मतलब क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न, शंका, उसका समाधान हो सकता है। तब तो देखते हैं सर, कोई बच्चा अगर ऐसा है तो दूसरे जो पढ़ा हो उसकी तरफ जाते हैं। जी सर। हमारा जो राजकीय महाविद्यालय है, वहाँ पर हम एक प्रोग्राम और चलाए हुए हैं जिसके हम कहते हैं कि भाई जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो उसके अंतर्गत हम लगभग 62 प्रोग्राम कर चुके हैं अभी से लेके, मतलब 13 मार्च 2021 से लेकर, और आज 63वां हमारा प्रोग्राम है ये। सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी उसी के माध्यम से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो कोई भी साथी इस बारे में अपने विचार रख सकता है। पहली बात तो ये कि ओपन एक तरह से प्लेटफॉर्म है, और जैसा हमने इस जो आज का पोस्टर था उसमें हमने एक छोटा सा एक पंपलेट सा डाला था, उसके अंदर फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। यानी जो आज़ादी है वो मतलब किसी से किसी को दी नहीं जाती, वो ली जाती है एक तरह से। और ये जो एक तरह से वो ना कि एक जीवटता, विराटता, और ये झलकती है इन शब्दों के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगर हम 125वीं जयंती की उनकी बात करते हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे उनकी एक तरह से कहते हैं ना कि बात समझ में आती है, हालांकि बहुत सारे
उनके प्रेरणा लेने के बहुत सारे घटनाएं भी हैं, बहुत सारी उनकी बातें भी हैं। मगर मैं जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो था कि जब उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात जो दिखाई पड़ती है वो ये है कि मतलब जो आपकी आजादी है, वो आपकी मातृभूमि से संबंधित है। जब भारत से बाहर आजाद हिंद फौज की सरकार बनी, और उस सरकार का भी मोटो यही था कि मतलब हम भारत से बाहर नहीं, सिंगापुर में नहीं, बल्कि दिल्ली जाकर अपनी सरकार बनाएंगे। आज अगर किसी को ये कहा जाए कि आप सिंगापुर चले जाओ, यूएसए चले जाओ, और वहां पर रहने के बाद फिर वापस अपने देश आना, तो मुश्किल से 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो वापस आएंगे। क्योंकि आजकल का जो कहते हैं ना कि मातृभूमि की बजाय हम कहते हैं कि खुद सेटिस्फाई हो। तो अगर हम अपने आजादी के जो आंदोलन को देखते हैं, तो उन लोगों ने अपनी आजादी को बचाने के लिए, अपनी आजादी को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो उनमें भगत सिंह जैसे लोग भी शामिल थे, जिन्होंने देश के अंदर रहकर पूरा एक ऐसा मतलब माहौल तैयार किया जिसमें युवाओं में एक जैसा जोश आया कि हम कह सकते हैं कि जो 1920 में कांग्रेस थी, जो कहती है हम अंग्रेजों के द्वारा या अंग्रेजों का कोई भी सहयोग नहीं करके आजादी प्राप्त कर लेंगे, यस, अपना स्वराज प्राप्त कर लेंगे, 1942 तक आते आते वो भी ये मानने लगे कि अब तो करना या मरना ही पड़ेगा। इसके पीछे जो कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो एक तरह से जोश हमें दिखता है। यानी जिस तरह से हमारे आज स्पीकर ने कहा कि वो पागल ही थे जो अपने लिए मतलब अपना, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थे जो अपना जीवन आसानी से निकाल सकते थे, और उसके बाद उनकी जो जनरेशन आती आ रही है वो भी अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकते थे, मगर वो उस चीज को छोड़ते हैं, त्यागते हैं उस चीज को। यानी आईसीएस की परीक्षा पास करना और उसके बाद उसको त्यागना, वो दोनों अपने आप में एक महत्वपूर्ण मतलब बिंदु है उनके जीवन का। वो दिखाता भी है कि वो किसी भी व्यवस्था के लिए सबसे योग्य भी, मगर वो ये भी दिखाता है कि आप योग्य होने के बावजूद भी अपने देश के लिए आपके मतलब अपना देश आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, यानी किसी विदेशी के अधीन सेवा करने की बजाय आप अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है। और वही उन्हें अफगानिस्तान के माध्यम से जर्मनी ले जाती है, वही चीज, वही भावना हुई जापान जाती है, और जापान से फिर सिंगापुर, फिर वो आगे की जो घटनाएं सभी को पता ही है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जो जीवन जिया वो शान शौकत से जिया, उसके पीछे हमें गर्व भी दिखता है, उसके पीछे भारत का जो कहते हैं कि अदम्य साहस भी दिखता है। और झांसी की रानी उनकी जो एक तरह से अगर हम उसकी बात करते हैं, झांसी की रानी जो उनकी रेजिमेंट थी, वो ये भी दिखाती है कि महिलाएं भी इस कार्य में पीछे नहीं। तो बहुत सारे इशू हैं उनके बारे में, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई इतने बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी केवल इतिहास में प्रेरणा के स्रोत नहीं थे, वो आज भी उतने ही मतलब प्रासंगिक हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी वो हमें उतने ही प्रासंगिक दिखाई एक तरह से रहेंगे, दिखाई पड़ते रहेंगे एक तरह से। क्योंकि जो हाँ जी। व्यक्ति युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है वो कभी वृद्ध हो ही नहीं सकता, कभी आउटडेटेड हो ही नहीं सकता। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी हाँ जी, 2 शब्द मैं भी बोलती हूँ सर अमरदीप जी। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। पहले तो डॉक्टर साहब हमारे मैडम एक मिनट हाँ डॉक्टर जी, साहब, ये कि ये जो आपने पूछा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो खून दो का मतलब गांधी जी क्या चाह रहे हैं, इसमें क्या आह्वान करना चाह रहे हैं? ये तो सुभाष चंद्र बोस है ना, गांधी जी कहाँ से आ गए? हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी क्या चाह रहे हैं मतलब इसके माध्यम से? इसके त्याग। माध्यम से यही था ना कि मतलब भाई अगर सबसे ज्यादा उनकी सेना होगी, तो सेना होगी तो ब्रिटिश से लड़ पाएंगे अच्छी तरह से, तभी दिल्ली मिलेगी। वो ब्लड डोनेशन कैंप थोड़ा लगाने चाह रहे थे उस टाइम पे, एक तरह से उसके क्या माध्यम से वही था कि मतलब भाई युवाओं के अंदर एक तरह से जोश पैदा किया जाए। जोश।
ताकि मतलब वो युवाओं बाद से के लिए, जोड़ने की बात। हाँ, क्योंकि उस ठीक है, समय ठीक। जो बर्मा में ये सारी बातें होती हैं, तो बर्मा में उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने अपना धन भी दिया, अपने वस्त्र भी दिए, पैसे भी दिए, और जो लोग सबसे बड़ा दान देते हैं वो खून का दान था। तो खून सुभाष के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए था। तो आप इन्हीं बातों के साथ मैं थैंक यू हमारे सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। इन्हीं बातों के साथ हमारे कॉलेज की सबसे वरिष्ठ प्राध्यापिका अनीता रानी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विभाग, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द वो भी इस बारे में कहें। और तब तक मेरी फिर विद्यार्थियों से आग्रह है, अगर आज के प्रसंग या फिर आज के व्याख्यान के संदर्भ में कोई उनके मन में कोई शंका हो तो भी पूछ सकते हैं, और या फिर वो बाद में भी इसको मेरे के माध्यम से रोहन सर तक मैं पहुंचा दूंगा वो सारी चीजें, तो वो भी हो सकता है कोई। क्योंकि आजकल का जो प्लेटफॉर्म है या फिर दुनिया है, वहां पे आप बिना किसी, वो कहते ना कि वो कहते घबराहट के साथ जिए। जो घबराहट है तो फिर आपकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट भी हुई चीज है। तो मैडम अनीता जी, आप अपनी बात हाँ जी करेंगे। सर, हाँ थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं हमारे रोहन झा सर का धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने जो हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया, उनको कुछ नया रास्ता दिखाया है। और थैंक यू सो मच इतने मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा आपका, मैंने ध्यान से सुना। सेम है, सेम हियर और मैम, सेम हियर। हाँ जी सर, इतना अब मेरा इसके साथ में डॉक्टर अमरदीप जी जो हमारे प्लेसमेंट सेल और हमारे जो क्या कहते हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका भी बड़ा इसमें सहयोग है, बड़ा त्याग कर रहे हैं, वो इतना मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने भी बताया कि 63वां प्रोग्राम है सर ये, हाँ जी, अमरदीप जी। ये बात हाँ तो ये इस कड़ी को इतना शायद ही किसी कॉलेज ने आगे बढ़ाया है, ये जो हमारा अमृत महोत्सव है। और इसके साथ साथ जितने भी, जैसे अभी प्लेसमेंट सेल का भी प्रोग्राम साथ रखा है इन्होंने, किसी भी चीज को वो मतलब ये गवारा नहीं जाने देते हैं, बल्कि उसको इतना यूजफुल बना देते हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, बच्चे घर बैठ के भी इन सब का फायदा उठा रहे हैं, इन सब लेक्चर्स का, क्योंकि कोचिंग सेंटर और सब क्लासेस वगैरह बंद हो चुकी हैं। तो अमरदीप जी इसके लिए बड़े सराहनीय हैं। सर मैं तो ये बताना चाह रही थी कि जब तक कोई हम काम करने चलते हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू थे, जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के या स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब में एक सबसे बड़ी खास बात ये थी कि वो सब एक्सट्रीमिस्ट थे। हमारे जो क्या कहते हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी एक्सट्रीमिस्ट थे। और जब तक आदमी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता तब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए एक जुनून की जरूरत है, जो इन सब में थी। और ये अतिशोक्ति भी नहीं है, और काफी विचारक ये कहते भी हैं कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो हमें इतनी जल्दी आजादी नहीं मिलती। तो इसमें आप हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर जाकर भारतवासियों के लिए जो पैगाम छोड़ा, जो हमारी सेना का संगठन किया और उसके संचालक बने, और उनके सभी एफर्ट्स इतने कामयाब रहे कि हमें समय से पहले आज़ादी प्राप्त हुई। ये अंग्रेज सरकार या अंग्रेज फौज भी मान चुकी थी उनका लोहा, उनको डर लगने लगा था। तो ये सारी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको इसीलिए याद किया जाता है कि वो हमारे आज भी हमारे युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत हैं। और उनको याद करके हम उनके विचारों को दोहरा के अपने स्टूडेंट्स के, यानी कि हमारी युवा पीढ़ी के अंदर इस जोश जुनून को भरने की कोशिश करते हैं इन दिनों को मना कर। तो इसके लिए हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट का मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ कि कोई प्रोग्राम हो लेकिन वो किसी की जयंती या किसी की जो है पुण्य वो नहीं भूलते हैं करना, याद करना, उनके जो भी उनके विचार हैं उनको दोहराना, उनको मनाना। तो थैंक यू सर अमरदीप जी। हाँ थैंक यू सर अमरदीप जी, झा सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और इन्हीं के साथ मैं आज की वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे जो दूसरे साथी थे किसी कारणवश वो कहीं मतलब काम में व्यस्त हो गए हैं फिलहाल में, तो मैं ये रस्म अदायगी मैं ही कर देता हूँ। आपका धन्यवाद भी है और आपका वोट ऑफ थैंक्स भी। थैंक यू सो मच सर, अमरदीप सर, रियली ये बहुत यंगस्टर्स अच्छा में लगा आपने सर सुना। आपसे बात करके, मतलब सेम ईयर सर। कि जैसे जिस प्रकार से हम कहते हैं कि आपको दौड़ना है, मगर दौड़ने से पहले आप पूरी तरह से दौड़ने की पोजीशन में तो आ जाएं। ये थोड़ा ही होता है कि उठते ही आप भाग लिए, वो चीज़ नहीं होगा। तो जो एक तरह से प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं वो एक दौड़ ही है, और उस दौड़ में आपको सबसे पहले आपको ये होता है कि भाई भागना है तो कितनी ताकत के साथ कितना लंबा और कितने समय तक भागना है। तो सभी चीजें आपने एक तरह से कहानियों के माध्यम से जो समझाई है बच्चों को, मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि अगर हमारा लक्ष्य यही रहता है कि अगर एक लेक्चर के माध्यम से एक बच्चा भी अगर सफल हो जाता है तो हमारा जो पर्पज है वो सोल्व हो जाता है। और कहते हैं ना कि ये आजकल जो अच्छी बातें होती हैं वो इतनी जल्दी ट्रेवल करती हैं, क्योंकि खासकर जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं वो भी लेक्चर के अलावा जो साथी उनके होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं ना कि जो आजकल एक जो बेस्ट हैबिट्स या फिर बेस्ट प्रैक्टिस की जो बात चलती है, तो उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो उन सब के ऊपर आपने बड़ा अच्छी तरह से अच्छा वक्तव्य दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थी हालांकि संख्या में कम थे मगर इस लाभान्वित जरूर होंगे होंगे। पूरी चीजें हम मतलब इसको यूट्यूब पे डालते हैं ताकि बाकी बच्चे भी इसको देख पाए जो फिलहाल समय या फिर किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए। तो रोहन हिमांशु झा जी, आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए, और दूसरा हमारे विद्यार्थियों को इतनी ज्ञान रूपी बातें समझाने के लिए, बताने के लिए नहीं समझाने के लिए। तो इन सभी बातों के लिए सर आपका मैं पूरे मोहल्ले परिवार की तरफ से हार्दिक थैंक अभिनंदन, यू सो मच आभार, सर। धन्यवाद थैंक व्यक्त यू सो करता हूँ मच। सर। और भविष्य में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे आप मना नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सर, पहले बिल्कुल से भी ही नहीं। ये मेरे लिए पहले से ही ऑनर की मैं बात होगी कि आप मुझे कांटेक्ट करें। अग्रिम अनुमति आपसे ले लेता हूँ। जी और सर, इन्हीं प्लीज। बातों के साथ मैं हमारे स्टाफ के सभी सदस्य जो इस Excuse कार्यक्रम me, में, sir. हाँ बोलो प्रवीण। Can I ask a question? हाँ बिल्कुल श्योर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था रोहन सर से और आपसे कि जैसे सब्जेक्ट्स को रूटीन में लेकर कैसे चलें, जैसे कि 2-3 सब्जेक्ट्स को एक एक लेसन कर लिया उनका, या फिर एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कर दिया उसके बाद दूसरा कर दिया, तो कैसे करें? प्लीज थोड़ा क्लैरिफाई करें। बिल्कुल, पहले रोहन सर देखिए आप बताइए। देखिए प्रवीण जी, अ, अ, यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो बेसिकली आप है ना किस लेवल की या कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं? एसएससी सर। एसएससी। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी प्रिपरेशन में आपको लगता है कि ज्यादा एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ता, और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिनकी प्रिपरेशन में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है? सर आई थिंक सबसे टफ तो मुझे मैथ ही लगता है, और हिस्ट्री और पॉलिटिकल में तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इंग्लिश में तो ये 3-4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, बस मैथ ही थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो प्रवीण जी कोशिश कीजिए कि मैथमेटिक्स को आप ज्यादा से ज्यादा इनके क्वेश्चंस को सोल्व करें, पहली बात। दूसरी बात, आप ना दिन में कोशिश करें कि जीएस और इंग्लिश को पढ़ें, और रात में कोशिश करें कि आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स को पढ़ें। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। आपने रूल समझ लिए, उसके फॉर्मूला समझ लिए, उसके जो भी प्रोसेस है सब समझ लिया, लेकिन अगर आप तो बैठ करके सम नहीं निकालेंगे, आप क्वेश्चंस नहीं सोल्व करेंगे, तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट आपको कभी नहीं आ सकता। जैसे जीएस क्या होती है, आप बुक खोलिए, आप पढ़िए, आपको समझ आने लग जाएगा क्या है क्या नहीं। तो बेसिकली आपको ध्यान यही रखना है कि मैथमेटिक्स वीक है तो उसको ज्यादा समय दो, प्रैक्टिस ज्यादा करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस एक सब्जेक्ट की, एक टॉपिक की करोगे उतना ही ज्यादा सही है। हमेशा रात में वो काम करो जिससे आपकी राइटिंग, मतलब आप बेसिकली एक्टिव रहें। मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको एक्टिव रखते हैं, आपके हाथ पैर चलते रहते हैं, दिमाग चलता रहता है। और इंग्लिश और जीएस ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको सुला देते हैं। तो ये सब्जेक्ट हमेशा उस समय करने चाहिए जिस समय आप एक्टिव हो, जिस समय आप एनर्जेटिक फील करें।
और मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको हमेशा रात में करनी चाहिए। तो फिर उस हिसाब से आप एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। जिस सब्जेक्ट में आपको कम एफर्ट लगाने की जरूरत है उसको आप डेली मत पढ़िए, रोज मत पढ़िए, हमेशा मत पढ़िए। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपको हिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है, तो इसका मतलब ये है कि मैं जहां तक मैं समझता हूँ एक स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम, आप हिस्ट्री को ज्यादा समय देते होंगे। यस जहां सर, से ऑफ भी कोर्स हिस्ट्री सर। जहां से आपको हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलता है वहीं से हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिए, हिस्ट्री पढ़ने से, अकेले हिस्ट्री पढ़ने से कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो आपको सब्जेक्ट तो सारे पढ़ने पड़ेंगे, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है हम सबसे ज्यादा वो पढ़ते हैं। इसलिए हिस्ट्री साइड कर दो, पॉलिटी साइड कर दो, क्योंकि ये इनमें आपका इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है कि आप इन सब्जेक्ट को काफी इजिली पिक करते हैं। और जो सब्जेक्ट आपके लिए काफी डिफिकल्ट है, मैथमेटिक्स और एसएससी में, तो ये मेन सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसके बिना और इंग्लिश के बिना तो आपके एसएससी हो नहीं पाएगी, इसलिए इनको ज्यादा समय दो। आप हफ्ते में एक ओ, दिन भी अगर उन सब्जेक्ट के लिए रखोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, चल जाएगा काम। लेकिन अगर आप हफ्ते में 3 दिन ही रखोगे ना मैथमेटिक्स के लिए, तो काम नहीं चलेगा। हफ्ते में एक पूरे वीक के अंदर 6 दिन तो आपको मैथमेटिक्स को देने ही पड़ेंगे, ताकि ये उतना ही स्ट्रोंग हो, उतना ही इंपॉर्टेंट हो जितना आपके दूसरे सब्जेक्ट स्ट्रोंग हो चुके हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए प्रवीण जी, मेरी तरफ से तो यही है। मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकती। कोई भी स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप है ना, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जीएस की तरह मैथमेटिक्स को पढ़ने लग जाते हैं, वो तरीका ही गलत है। मैं अपनी नॉन मेडिकल, जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था और खासकर कॉलेज में, तो मैं मैथमेटिक्स ऐसे ही पढ़ता था। मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, मैंने देख लिया जैसे जीएस पढ़ा जाता है वैसे पढ़ता था, और रिजल्ट काफी डिवास्टिंग था मेरे लिए। तो मैं उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो। मैथमेटिक्स तो सिर्फ प्रैक्टिस का है दोस्त। ओके सर, थैंक यू सर, अंडरस्टूड। ठीक है, ओके, वेलकम वेलकम सर प्रवीण। ये अपना ये मैसेज बॉक्स देखिए, एक दो क्वेश्चन है मोनिका दनी। मैसेज बॉक्स, ठीक है। मिस मोनिका, आपका सवाल ये है कि इन दोनों को मैनेज कैसे करें। मैनेज करना काफी इजी होता है। हालांकि जो आप मास्टरी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप मास्टर इन हिस्ट्री ही कर रहे होंगे अमरदीप सर के सानिध्य में। वैसे तो खुद वो एक सिविल सर्विस की उन्होंने खुद प्रिपरेशन की हुई है, तो काफी गाइडेंस तो आपको उन्हीं से मिल जाएगी, और मिलती भी होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा हूँ। लेकिन बच्चे, अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो आपको ना टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा। टाइम बकायदा, दिन में ऐसा समय जरूर होगा जो आपके लिए काफी स्पेयर होगा। देखिए, जो हमारी फील्ड है, यूपीएससी की फील्ड है, यूपीएससी के फील्ड में एक एक मिनट काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं उस एक्सपर्टीज के बेसिस पर मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि कोशिश कीजिए कि आपके पास एक घड़ी हो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और वो घड़ी मतलब ऐसे नहीं कि जैसे हम अपने नॉर्मल रिस्ट वॉच जैसे बांधते हैं वैसे नहीं, जैसे स्टॉप वॉच होती है ना, आप उस तरीके से एक घड़ी लीजिए। काफी सस्ती मिल जाती है, घर में होगी तो बहुत अच्छी बात है। जब आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो आप उस घड़ी को स्टार्ट कीजिए, स्टॉप वॉच को स्टार्ट कीजिए। आप बेसिकली देखिए कि जब 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 आप पढ़ रहे हैं, स्टॉप वॉच स्टार्ट रखिए। जैसे आपने पढ़ना बंद कर दिया, स्टॉप वॉच बंद कर दीजिए। चाहे आप पानी पीने चले गए हो, चाहे 5 मिनट के लिए चाय पीने चले गए हो, चाहे 10 मिनट के लिए आप ब्रेक ले रहे हो, आप स्टॉप वॉच बंद कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर आप ये देख रहे हैं कि मैं 5 घंटे में पढ़ी, तो आपने 5 घंटे तो बैठे हैं, पढ़े कितनी देर है वो जनरली हो सकता है 2-2.5 घंटे ही पढ़े हो। हमें लगता है कि हम बैठे हुए 5 घंटे 6 घंटे, तो हम उतने घंटे पढ़ रहे हैं। बट हमारी एफिशिएंसी ऐसे काउंट नहीं होती, हमारी एफिशिएंसी काउंट होती है कि हम प्रोडक्टिव कितने घंटे बैठे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जो मास्टर इन हिस्ट्री कर रहे हैं या मास्टर इन जिस सब्जेक्ट में भी कर रहे हैं, तो आप देखिए वहां कितना आप समय दे रहे हैं। और उसके इक्विवेलेंट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन उसका हाफ भी अगर आप, जैसे 4 घंटे 5 घंटे आप हिस्ट्री के लिए दे रहे हैं, तो 2-3 घंटे भी अगर आप निकालेंगे ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बच्चे, हो जाएगा। लेकिन वो 2-3 घंटे भी आपके डेली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिया, जैसे कुछ स्टूडेंट्स में आता है बीच बीच में जोश आ जाता है कि पड़ोसी का बच्चा लग जाता है तो मैं भी आज 10 घंटे 12 घंटे पढ़ती हूँ। वैसा नहीं। वो कहते हैं ना कि स्लो द स्टडी विंस द रेस, वो फॉर्मूला भी काम करता है। आप 3 ही घंटे पढ़िए दिन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, 1.5 घंटे के 2 स्लॉट बनाइए।
आप पूरे वीक का एक स्लॉट बनाइए कि इस पूरे वीक में मुझे ये सब्जेक्ट करना है और इतने समय के लिए करने हैं, बच्चे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि अगर अंबानी भी समय निकालना चाहे ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो वो भी निकाल लेगा समय। समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बात होती है विल पावर की। बात होती है सारी आपकी विल पावर की, इच्छा शक्ति, आप वो करना कितना चाहते हैं। देखिए अगर कॉज ही नहीं होगा, कारण ही नहीं होगा, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम करना क्यों चाहते हैं? कुछ लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पड़ोसी का बच्चा लग गया है, उसका दोस्त लग गया, इसलिए करना चाहते हैं। वो जब तक खुद के अंदर है ना ऐसी एक फ्लेमिंग नहीं होगी कि अ, मुझे वो चीजें अचीव क्यों करनी है, तब तक आप उसके पीछे ना एक विल पावर क्रिएट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले कॉज होना चाहिए, कारण होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए। जिस दिन आपको कारण समझ में आ गया कि इसलिए वो आप अचीव करना चाहते हैं, समय भी निकलना शुरू हो जाएगा, टाइम टेबल बनना शुरू हो जाएगा। और टाइम टेबल बनना शुरू हो गया और उसको फॉलो करना शुरू हो गया तो डेफिनेटली बच्चे ये काम भी हो जाएगा। हाँ सर, चालू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी 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 सर। एक मिनट। दूसरी इसमें मैं मनीषा एक बात कहना चाहूँगा, मोनिका, कि आप जब भी मतलब तैयारी करते हैं तो आपके सामने जो सबसे बड़ी बात जो रहेगी वो रहेगी लक्ष्य की। लक्ष्य क्या है आपका? अगर लक्ष्य आपका वो कहते हैं ना कि वो डिसाइड करेगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, और वो फिर अपने आप आपसे टाइम मैनेजमेंट भी लेता है। क्योंकि अगर सिर्फ ग्रेजुएट होना ही या पोस्ट ग्रेजुएट होना ही लक्ष्य है तो फिर वो ज़्यादा समय वो लेगा। अगर आप ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो समय ज़्यादा लेगा। तो मैनेजमेंट हालांकि आपको ही करना है, और जो तरीका रोहन सर ने बताया है वो तरीका इतना बेस्ट है, क्योंकि हम अक्सर वो कहते हैं ना कि मैं 10 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि आउटपुट क्या निकले, तो आउटपुट बहुत कम निकलती है। और शुरू शुरू में तो जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। फिर चीज़ें इस तरह से होती हैं कि आपको पढ़ने में कहते हैं ना कि हर चीज़ नई लगेगी, मगर वो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे और उन नोट्स के माध्यम से जैसे चाय पीने जा रहे हैं कुछ और कर रहे हैं तो उनको साथ रखें हमेशा। पॉइंट्स अगर बड़ा क्वेश्चन तो की पॉइंट्स बना लें उसके नोट्स में, छोटे मतलब वो जो हेडिंग्स होते हैं जिसको हम कहते हैं वो आप कर सकते हैं, और उसके माध्यम से एक इफेक्टिव तैयारी आप कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि शुरुआत करें इस चीज़ की। अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो दूसरा शुरुआत कर देंगे, अब वो फिर आगे निकल जाएगा। जो जगह आपको मिलनी थी वो फिर उसको मिल जाएगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं हमारे बीच एक वो हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं, मेजर हैं इंडियन आर्मी में फिलहाल, आनंद जी, तो वो भी जुड़े हैं। मैं भी उनका हार्दिक धन्यवाद एक तरह से इसके माध्यम से ज्ञापित करना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम में जुड़े। और आनंद और रोहन और मेरी वाइफ और ये 2-3 साथी और थे जो अपने कॉलेज टाइम में बहुत अच्छे साथी रहे। आज भी जब मिलते हैं तो फिर वो कहते हैं ना कि हमेशा पुरानी बातें याद आती हैं। और हालांकि मैं तो उस समय कॉलेज में नहीं था, इनके कॉलेज में, मगर वो कहते हैं ना कि जब ये इनकी बातें मैं सुनता हूँ तो मुझे अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी और खासकर जेएनयू याद आती है। क्योंकि जो चीज़ें चलती है ना, मैं इसलिए क्लास में भी बार बार यही कहता हूँ कि आपका जो टाइम फिलहाल चल रहा है ये जिंदगी में लौट के कभी दोबारा नहीं आएगा। ना कोई इतनी टेंशन है, ना कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपके सामने है, मगर ये है कि इस समय को हम यूटिलाइज नहीं करते, इस समय को हम कहते हैं ना कि खराब ही करते हैं। तो मेरी हर बार विद्यार्थियों से यही आरजू रहती है कि भाई वो अपने आप को समझें, एक्सप्लोर करें अपने आप को। और मेजर आनंद जी आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो अगर आप दो शब्द कहना चाहें तो मोस्ट वेलकम सर, अदरवाइज हम अपने समाप्ति की तरफ पहुंच रहे हैं। नथिंग मच सर, यही कहना चाहूंगा। आप तो फिर भी इसी प्रोफेशन में आप ज़्यादा समझते हैं बच्चों की साइकोलॉजी को, बट अभी स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहूंगा कि टच में रहिए, अपने मेंटोर चुनिए और सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच अमरदीप सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर। अमरदीप सर, एक बच्चे का डाउट है, मैं एक बार वो एड्रेस कर लूं। ठीक है सर। डीएस शीतल माला, अगर आप
देख रहे हैं तो बच्चे ये आपका ही डाउट है। आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिकली एनडी की प्रिपरेशन करने में ये समझ रहा हूँ कि आप फर्स्ट ईयर में होंगे, या तो 12th में होंगे या फर्स्ट ईयर में होंगे। और अगर आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके जो दो सब्जेक्ट हैं जो आपने लिखे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले बच्चे एनसीईआरटी स्टार्ट करो। जिन बच्चों को इन सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है उनको स्पेशली कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। दरअसल आपने एनसीईआरटी पढ़ी भी होगी, हम सब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन उस समय जो हमारी अप्रोच होती है एक सब्जेक्ट को लेकर के और आज जो हमारी अप्रोच है एक सब्जेक्ट को लेकर के, उसका पर्सपेक्टिव काफी चेंज हो चुका होता है। हमारी जो डायमेंशन है समझने के वो काफी चेंज हो चुके होते हैं। मैं आपको सबसे पहली चीज और फॉरमोस्ट चीज यही कहूंगा कि आप 6 स्टैंडर्ड से आप एसएस पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी स्टार्ट कीजिए। 6 स्टैंडर्ड से इसलिए क्योंकि 6 स्टैंडर्ड में कुछ ऐसे ऐसे बेसिक पॉइंट होते हैं जो हम असली मायने में हम नहीं उनको पढ़ पाते, उनको समझ पाते। एनसीईआरटी के इतने छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स होते हैं। और अगर आप एनडी की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, तो डेफिनेटली एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट, क्योंकि लगभग 50 से 60% जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी ही होता है जो आपके सीडीएस में और एनडीए में आता है। तो आप एनसीईआरटी के साथ है ना जस्टिस जरूर कीजिए। एनसीईआरटी को जितना ज्यादा जस्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा ग्रेस्पिंग एक सब्जेक्ट को लेकर के आपकी होगी। और जो बात है पॉलिटी की, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की, बेसिकली बच्चे आप है ना मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, अमरदीप सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ, आप यूट्यूब चैनल पे रोहन झा आप सर्च कर सकते हैं चैनल को, नहीं तो टेलीग्राम पे रोहन हिमांशु झा के नाम से आप टेलीग्राम पे मेरा नाम जब सर्च करेंगे तो मेरा ग्रुप मिलेगा आपको, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहां पर एक ग्रुप बना हुआ है जो स्पेशली आप जैसे स्टूडेंट के लिए बनाया हुआ है कि वहां पर आप अपने क्वेरीज ले सकते हैं। वहां पर मैं वीडियोस ले रहा हूँ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव ही, जिसमें सब कुछ कवर होता है। सिलेबस वहां सिविल सर्विस का हो रहा है, बट बेनिफिट आपको एनडीए में और सीडीएस में भी होगा अगर आप आर्म्ड फोर्सेस को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हैं तो। और वहां पर अच्छी बात यह है कि अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही डील कर रहे हैं, जिसे आप लोग अपने टर्म्स में पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी है, यानी उसमें सिर्फ हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील करते हैं। तो बच्चे आप वहां जुड़िए ताकि आपकी ग्रेस्पिंग अच्छी तरीके से वहां से हो सके। तो ठीक है, एनसीईआरटी फॉरमोस्ट चीज रहेगी। और एनसीईआरटी को पढ़ने का भी तरीका मैं बता देता हूँ। पहली बार पढ़िए बहुत स्पीड से, दूसरी बार पढ़िए आराम से, और साथ साथ बनाइए नोट्स। वैसे तो नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, बस एनसीईआरटी की बुक्स में ही एक पेंसिल के साथ मार्क कर लीजिए। और तीसरे टाइम पे कोशिश कीजिए कि उसकी रिवीजन लीजिए। ये एनसीईआरटी का पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी हर स्टूडेंट का एक अप्रोच अलग होता है। जैसे मैंने बताया कि कुछ हार्ड वर्कर होते हैं मेरे जैसे, और कुछ टैलेंटेड बच्चे होते हैं, बच्चे आपके जैसे। तो वो एक देख लेना कि अपने को मजदूरी कितनी करनी है, मजदूरी ज्यादा है या कम करने की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग होगी तो खत्म करो, आगे बढ़ो, नहीं हुई तो वापस रिवीजन करो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अमरदीप सर। ठीक हो रहे सर ये। हाँ, एक मिनट सर। डियर सरित प्रीतम, जहां तक मैं हिस्ट्री की बात करूं, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं, तो बच्चे वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी आपकी यूपीएससी मेंस में। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक तो सबसे पहले कवरेज देखो, आपकी बार जो मेंस के एग्जाम हो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री की कवरेज देखो कितनी है। आपको कवरेज ज्यादा दिखेगी नहीं, पहली चीज। तो जिसका आउटपुट इतना ज्यादा नहीं है उसको अगर अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो वो कहीं ना कहीं फतल होगा। कोशिश करो कि जो हिस्ट्री है, और मार्केट में जैसे कि एक बुक आई है जिसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम, तो आप स्पेक्ट्रम को बार बार रिवाइज करो। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीछे ही उनके बुलेट्स पॉइंट्स दिए गए हैं, पीछे एक समरी दी गई है। कोशिश करो कि समरी को फाड़ लो या फिर समरी की फोटोकॉपी कर लो और उस फोटोकॉपी को अपने पास रखो। एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, समरी पढ़ो। एक टॉपिक खत्म हुआ, समरी पढ़ो। अगला टॉपिक खत्म करो, समरी पढ़ो। जब आप 3 टॉपिक खत्म करोगे तो वापिस से समरी स्टार्ट करो, अगर हिस्ट्री में आपको दिक्कत होगी तो। वैसे ही हिस्ट्री काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है अगर उसे हम स्टोरी लाइन में हम पढ़े तो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर मेंटर अगर आपके अच्छे नहीं है अमरदीप सर जैसे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट दिक्कत तो करता है, क्योंकि वो ईयर याद रखने पड़ते हैं। आपको एंशियंट हिस्ट्री और मिडावल हिस्ट्री के ईयर याद रखने की जरूरत नहीं, फैक्ट्स याद रखो, काम चल जाएगा। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ईयर याद रखने पड़ेंगे कि किस किस समय पे कौन कौन सा इंसिडेंट हुआ था। अगर वो याद नहीं रखोगे तो वो कहीं ना कहीं डिवास्टेटिंग होगा।
तो सरित प्रीतम ये ध्यान रखो, और स्पेक्ट्रम के पीछे की जो समरी है उसको फोटोकॉपी करके रखो। एक टॉपिक खत्म हुआ, समरी पढ़ो, दूसरा टॉपिक खत्म करो, समरी पढ़ो, तीसरा टॉपिक खत्म करो, समरी पढ़ो। एक ब्लूप्रिंट बना लो कि इतना टॉपिक खत्म करने के बाद मुझे वापस रिवीजन करना है। रिवीजन करते जाओ, सून यू विल रियलाइज कि आपकी हिस्ट्री माइंड ब्लोविंग हो रही है। तो अगर इसके अलावा कुछ हो रहा है तो बच्चे लिख सकते हो, बाकी तो हम अवेलेबल है ही। नेक्स्ट हुआ अमरदीप सर। इसमें एक बस चीज़ थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं बच्चे, जैसे मेरा डिसिप्लिन हिस्ट्री है, तो जो हमने तैयार किया, तो पहली बात तो इसमें ना हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बार आपको लगेगा कि कुछ नहीं आता है। जितनी बार भी आप पढ़ लें, फैक्ट्स हमेशा याद नहीं रहेंगे, मगर फैक्ट्स को लेके ना एक कहानी बना लो आप। बिना कहानी की वो चीज़ें नहीं चल पाएंगी, और कहानी को भी इस तरीके से वो आप मतलब आजकल यूट्यूब का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें आपको उस तरह से मिल जाती हैं, मगर कई बार ये होता है ना कि अगर आप खुद अपनी कहानी के माध्यम से उन फैक्ट्स को याद रखोगे तो ज़्यादा जल्दी याद होंगे। दूसरा, जो रोहन सर ने कहा कि नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो मेन जो फैक्ट्स हैं वो जरूर लिख लें, क्योंकि उनको तो मेमोराइज ही करना पड़ेगा आपको वो, क्योंकि फैक्ट्स को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। मगर ये है कि जब हम अपने टाइम में पढ़ते थे, तो जब भी आप पढ़ें तो कागज पेन हमेशा हाथ रखें, और जो मेन फैक्ट है उसको लिख लें, बस डेट जो भी है, और उसको फिर जब चाय के टाइम पे, हम तो खूब चाय पे चर्चा करते थे, आजकल तो पॉलिटिकल ग्रुप बन गया है पूरा ये, मगर वो चाय की जो चर्चा होती थी वो आपकी बदले की जो संघर्ष के दिन होते हैं उनमें सबसे बेहतरीन व्यवस्था होती थी, तो उसको आप हमेशा याद रखें। आप आजकल जमाना ये है कि आप स्क्रीनशॉट लो उसका, फैक्ट्स का, फोन आपके पास हमेशा रहता है, जब भी गाना सुनना है, कुछ और करना है, तो वो सारी चीजें, अब फैक्ट्स भी सुनो और गाना भी, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। तो हिस्ट्री मगर ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप पहले से ही मान लो कि मुश्किल है, तो फिर उसमें सफलता हासिल होनी बहुत मुश्किल है। उस मुश्किल को आसान बनाएं, सफलता आपके कदम चूमेगी हमेशा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं, हेलो, एक्सक्यूज मी अमरदीप सर। हाँ जी सर। गुड नून सर। एक क्वेश्चन याद आ गया सर, अम्यूजिंग सा। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, एक मिसकंसेप्शन है, प्लीज थोड़ा क्लियर करें। कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद वो कंस्ट्रक्टर के और जो लेबरर्स थे उनके हाथ कटवा दिए थे। तो इसके बारे में सर कई बुकों में तो लिखा भी हुआ है, ये मैंने पढ़ा कई बुकों में। लेकिन सर हमारे जो सर हैं वो, उन्होंने तो मतलब वो तो उनका तो कॉन्ट्रेरी ओपिनियन है इसके बारे में। तो आपका ओपिनियन दें कृपया इसके बारे में। क्या वो कहते हैं काट दिए थे? नो नो सर, वो ये कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि उन्होंने शाहजहां ने ये कहा था कि उनको पैसे दे दिए थे कि दोबारा ऐसा कुछ मत बनाना। ये ओपिनियन है उनका सर। देखो इसमें ना, मतलब आप आजकल एक जमाना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया भी यूनिवर्सिटी चल रही है पूरी तरह से, जहाँ फैक्ट्स को लोग इस तरह से व्यक्त करते हैं कि उसके अलावा सच्चाई कहीं पे है ही नहीं। और जब भी आप इस तरह की बातों से गुजरते हैं तो दिमाग में हमेशा वो कहते हैं ना कि अपने वो जो ज्ञान चक्षु उनको खोलो, अपने बल्ब जलाओ, और फिर अगर 20-22 हजार लोग उसमें लगे हुए थे उसके लिए, क्या शाहजहां अपनी तलवार लेके गया होगा 20-22 के लोग, हजार लोगों की तरह सिर्फ हाथ काटने के लिए कि दोबारा ताजमहल नहीं बनना चाहिए? वो राजतंत्र था उसमें, वहां पर आपके पास डिनाइल का राइट था ही नहीं। अगर आप किसी काम को करना जानते हो करने के लिए, वो राजा आपके पास आए करने की, मतलब करवाने के लिए, तो आप मना करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। कहानियां हमेशा मतलब इस तरह से व्यक्त की जाती हैं कि वो लगे कि भाई किसी को अगर डिग्रेड करना है, किसी को बनाना है, बिगाड़ना है, वो सारा मोटिव होता है। ये वो कहते हैं ना कि सिर्फ कुछ समय पास करने के लिए इस तरह घटनाएं होती हैं, अदरवाइज वो कहते हैं ना कि
इससे वो दिमाग में क्या जाएगा, मैं मुगल बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, बहुत ज़्यादा बेकार थे, एक नेगेटिविटी जाएगी इसकी। और इतिहास में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, अगर हुई हैं तो जो बाकी जो मेन स्ट्रीम जितने भी उस समय के हिस्टोरियन थे या जितने भी ट्रेवलर्स थे, वो सारे इस बात को अपनी अच्छी तरह से लिखते, किताबों में भी आती, जो उस समय के जो जो कहते हैं ना कि समकालीन जो साहित्य लिखा गया उसमें वो सारी चीजें आती। तो अगर ताजमहल बना तो पूरा एक लेख उसके भी आता, उनके हाथ काट दिए गए सारे, और उसके बाद जो जनरेशन आई वो फिर आगे क्यों कोई दूसरी बिल्डिंग बनाएगी। वो तो फिर ये हो गया ना कि आज भी अगर वार मेमोरियल बना है, कुछ और बना है इंडिया में प्रेजेंट टाइम में, इतने रोड्स बन रहे हैं, तो आज भी फिर भाई सरकार हथियार ले खड़ी हो जाए, भाई बनना दिया दोबारा नहीं बना दूंगी। तो वो चीजें मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है, मगर वो ये ना कि जो पॉपुलर परसेप्शन है, क्योंकि आजकल हम इतिहास को सिर्फ बताते हैं, समझते नहीं हैं, और बताना और समझना दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो आप भी कोशिश ये रखें कि इतिहास को समझें। कोई भी राजनेता इतना मूर्ख नहीं हुआ होगा कि वो ये कहेगा कि भाई हाथ काट दो सबके या फिर कुछ और कर दो। और मेरे हिसाब से तो मुगल उस समय बहुत ज्यादा समझदार थे, क्योंकि जब ताजमहल बना तो इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई थी मुगलों के समय पर, बहुत ज्यादा पैसा वहां पे चला गया था, और फिर वो किसी भी अगर कोई आदमी काम करता है उसे टैक्स तो आता ही है। मेरा एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि वो उस चीज को खत्म नहीं करेंगे। तो मेरा तो यही है, भाई नहीं कटे होंगे। बाकी रोहन सर कुछ ज्यादा इस बारे में शायद प्रकाश डाल सके। नहीं सर, मैं आपसे अच्छा तो प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि आप रिसर्च स्कॉलर रह चुके हैं सब्जेक्ट के। बट आपकी आपकी उस कड़ी को ही मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। डियर परवीन, आप खुद सोच के देखो, अगर 20-22 हजार लोगों के हाथ काटने हैं और अगर एक व्यक्ति का भी हाथ काटोगे तो कम से कम वो 15 मिनट 20 मिनट लेगा अपने हाथ कटवाने के लिए। ऐसे नहीं कि वो सारे लाइन में खड़े हैं, हाँ भाई आओ और हाथ काटो। तो आप समझिए कि अगर हाथ कटे होते तो वहां पर एक अनरेस्ट पैदा हो जाता है, एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाता है वहां पे, एक क्रांति ही हो जाती है। अगर 20 हजार लोगों का हाथ कटने का मतलब है कि लगभग लगभग 40-50-60 हजार फैमिली उनके साथ जुड़ी जरूर होगी। आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से रेवोल्यूशन का रूप ले लेती? डराने धमकाने के लिए एक दो केस जरूर हुए हो सकते हैं, बट 20-22 इतने लोगों का हाथ नहीं कटेंगे दोस्त। क्योंकि आप खुद अंदाजा लगाओ कि तुम्हारा हाथ काटने पाऊंगा तो मुझे कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा। वो भी 10 लोग लेकर के आने पड़ेंगे मुझे। तो इतने लोग, सारे लोग लाइन में नहीं खड़े होंगे कि आओ ये हाथ काटो। तो वो मुझे भी नहीं लगता कि कभी एक बहुत वैलिड है कि इस तरह से चीजें हुई होंगी। सर ने जैसे कहा कि वो इकोनॉमी को भी कट नहीं करेंगे, और कोई भी राजा वो नहीं चाहेगा कि वो एक सिविल अनरेस्ट हो। ठीक है, तो ये चीज है प्रवीण। बाकी तो भैया बोलने वाले तो देखो 10 बात बोलते हैं। भगवान ने आपको भी जैसे सर ने कहा ज्ञान चक्षु दे रखे हैं, थोड़ा उसको भी खोलो। लॉजिकल जाओगे तो बहुत हद तक आंसर खुद ही आपको मिल जाया करेंगे। ओके गुड सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग प्रेम। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। एक्चुअली हमें अभी डाउट क्या हो रहा है कि जैसे कि प्लेसमेंट होता है सर, ये कंपनी वगैरह का, तो सर हमें प्लेसमेंट में मतलब जैसे हुआ है तो कंपनी ज्वाइन करना चाहिए या फिर फर्दर प्रिपरेशन जो हम कंटिन्यू करे हैं वहीं से मतलब आगे रखें? प्रेम जैसे जी, कि आपकी एज कितनी होती है? ऐसे एज कितनी होती होगी? 23 सर। 23 एज हो चुकी है, और घर की माली हालत ठीक है? ठीक ठाक है सर। ठीक ठाक है, तो मतलब आप 1-2 साल अगर और इन्वेस्ट कर गए ना तो आप लगभग लगभग एज के हो जाएंगे 25। और यस सर। 25 की उम्र मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, अनएम्प्लॉय के लिए ठीक नहीं है। अगर आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, उम्र 25 होगी, फिर सेटल होने में उतना ही डिले होगा। यस आप सर। कंपनी के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रेम, अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है। अगर आपको 8 घंटे कहीं काम करने को मिल रहा है, कुछ पैसे आ रहे हैं, तो घर वालों से यस डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और कम से कम एक रियल जो वर्ल्ड होता है ना, कि एक तो वर्चुअल दुनिया होती है, एक रियल वर्ल्ड होता है। रियल वर्ल्ड में आप एंट्री कर जाओगे जब आप जॉब करोगे, तो आपको ना 6 महीने के अंदर अंदर सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, और वो भी हार्ड तरीके से। अभी ना उतना मोटिवेशन नहीं आ रहा होगा। तो एक बार मेरा ये मानना है कि ज्वाइन कर लो, ताकि अंदर से ये यस एक आए कि भाई अब तो हमें मुझे जरूर तैयारी करनी चाहिए। अभी नहीं आएगा, अभी लगेगा ठीक है यार कर लेंगे, और 2-4 साल ऐसे निकल जाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं है। अर्निंग का एक सोर्स ढूंढो,
ताकि कॉन्फिडेंस खुद में भी रहे और कल जब इंटरव्यू दे रहे होगे तो आप उनको बता सकोगे कि भैया मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ अपनी फैमिली पे, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। जैसे कि सर हो गया है सर, जैसे ज्वाइन कीजिए, ये सर। ज्वाइन कीजिए, आपके पास पूरा इनफ टाइम होगा। ये कहने की बात होती है कि टाइम नहीं होता, इनफ टाइम होगा, समय निकालोगे, प्रिपरेशन के लिए समय मिलता है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम प्रेम। और वैसे भी आजकल रोजगार बहुत कम होते जा रहे हैं, तो मौका मिला तो उसको पूरा उपयोग कीजिए यूटिलाइज करो। ये और सर। सर जिंदगी में आगे बढ़ने के चांसेस हमेशा आपके साथ रहेंगे, तो फिर मेहनत कीजिए आप। ये सर, जैसे कि सर हम सिलेबस को लुक इनटू कर रहे हैं सर, जैसे कि कोई भी एग्जाम हो तो उसमें पा रहे हैं कि सर थोड़ा डिफरेंट तो हो रहा है, लेकिन जैसे कि जिसमें मैथ वगैरह इंग्लिश वगैरह आता है तो वो सब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो वो सब स्ट्रांग पोर्शन है। और ये जो मतलब आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी ठीक ठाक है, तो हम सोच रीजनिंग भी अच्छा है। ऐसी कंडीशन में सोच रहे कि अगर थोड़ा बहुत अगर एफर्ट लगाया जाए तो मे भी कहीं ना कहीं चांस हो सकता है, तो वो उसके अभी लिए भी है, प्रेम जी, अभी भी है चांस, अभी भी है। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि आप ना एक सेकंड थॉट भी दिमाग में लेके चलिए। मैंने जैसे कहा कंपटीशन काफी टफ है। आप ये मान के चलिए कि 90% आपका सिलेक्शन हो सकता है, 10% नहीं होगा, लेकिन बुराई नहीं है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है जाने में। और प्रिपरेशन में जैसे आपने कहा कुछ सब्जेक्ट आपकी तैयार है, कुछ सब्जेक्ट और तैयार करने हैं, तो आप जॉब के रहते हुए भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब के रहते हुए आप नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। तो जैसे कुछ लोग को ना एक नोशंस लगा के चलते हैं कि जॉब के साथ ये चीजें नहीं हो सकती। मैं भी जॉब करता हूँ दोस्त, आप देखते ही हैं, जॉब के साथ साथ मैं आपकी क्लास भी ले रहा होता हूँ, ऐसी बात नहीं है। विल पावर अगर हो तो सब कुछ हो जाता है डियर पे। विल पावर स्ट्रांग रखना, और क्यों अचीव करना चाहते हैं उसका कॉज होगा तो डेफिनेटली आपको अचीव भी कर लोगे। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम भाई। चलिए सर, इन्हीं बातों के ठीक है साथ सर, में कंक्लूड करते हैं। इसको जी जी, कंक्लूड करते हैं। और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मेजर आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी विद्यार्थियों का इसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप सभी का भी। थैंक यू भगत। Thank you.